दोगले रिश्ते। सुनिए, कल पापा जी का रिटायरमेंट का दिन है। फिर पूरे दिन पापा जी घर पर ही रहेंगी क्या? बड़ी बहू अनीता अपने पति सुरेश से बोली। सुरेश बोला, हाँ अनीता, घर में ही रहेंगे और कहाँ जाएंगे। मतलब अब उनकी पूरे दिन सेवा करनी पड़ेगी। आप तो उस दिन कह रहे थे बस थोड़े दिन और, फिर मुझे पापा जी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। मगर अब तो पूरा दिन सिर पर बैठकर तांडव करेंगे। कभी यह दे दो तो कभी वह दे दो। क्या पूरे दिन मैं यही सब काम करती रहूं? झुंझला कर बोली अनीता। सुरेश एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, एक बार पापा के रिटायरमेंट के पैसे अचाने दो अनीता। तुम्हें तो याद ही होगा, पापा कह रहे थे रिटायरमेंट होने के बाद सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूंगा, और जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा वह भी तुम दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दूंगा। हम दोनों भाई भी अलग अलग हो जाएंगे। फिर हम पापा जी को हमेशा के लिए छोटे के पास रहने भेज देंगे। सुरेश के मुंह से यह बातें सुनकर अनीता का मन खुशी के मारे झूम उठता है। बस एक बार प्रॉपर्टी का हिस्सा आ जाने दो, तब तक सेवा कर लो पापा की। वैसे भी मैंने तो पहले ही सोच लिया है, उम्र भर मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखने वाला, इसलिए तुम क्यों चिंता करती हो? अनीता बोली, हाँ मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब पापा जी की प्रॉपर्टी हमारे हाथों में आए। बस उस दिन का इंतजार है। दूसरी तरफ घर की छोटी बहू सीमा अपने पति नरेन से बोली, कल से पापा जी पूरे दिन घर में ही रहेंगे। मतलब हमारी आज़ादी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ऊपर से उन्हें समय समय पर चाय नाश्ता और खाना दो, वह अलग। कम से कम जब वह ऑफिस जाते थे तो सुबह सुबह घर से निकल जाया करते थे, और फिर सीधा रात को ही उनका चेहरा देखना पड़ता था। मगर अब पूरे दिन उनका चेहरा देखना पड़ेगा। मायूसी भरे मन से कहने लगी, नरेन, कोई तो उपाय सोचो ताकि मुझे उनकी पूरे दिन सेवा न करनी पड़े। वैसे भी पूरे दिन पापा जी का चेहरा देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। नरेन बोला, यह मत भूलो सीमा, सेवा करोगी तो ही तो मेवा मिलेगा। सीमा बोली, मैं कुछ समझी नहीं। नरेन बोला, भूल गई तुम, पापा जी के रिटायरमेंट के पैसे आने वाले हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें उनके पूरे पैसे मिले? सीमा बोली, अरे हाँ नरेन, यह तो मैं भूल ही गई थी। अब तो पापा की सेवा करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन हरिप्रसाद जी का रिटायरमेंट का दिन था। ऑफिस वालों ने मिलकर हरिप्रसाद जी के लिए पार्टी रखी थी, और उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसे दिए जाने थे। दोनों बेटे भी अपने अपने ऑफिस से पापा जी की ऑफिस वाली पार्टी में गए थे। खूब सम्मान दिया गया था हरिप्रसाद जी को, और वहाँ के मैनेजर हरिप्रसाद जी के बेटों से बोले, तुम्हारे पापा ने जिंदगी भर खूब मेहनत की है, अब उन्हें खूब आराम देना। आज तुम लोग जो हो उनकी बदौलत हो। दोनों बेटों की नज़र तो पापा जी के रिटायरमेंट के पैसों पर थी। ऑफिस से निकलते ही बड़ा बेटा सुरेश बोला, लाइए पापा जी, यह पैसे वाला बैग मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें संभालता हूँ। इतने में छोटा बेटा नरेन बोला, पापा आप कहें तो मैं घर जाते जाते यह पैसे बैंक में जमा करा आऊं। वैसे भी इतने पैसे घर में रखना ठीक नहीं है। हरिप्रसाद जी बोले, तुम दोनों पैसों की फिक्र मत करो, इन्हें मैं मेरे खाते में बैंक में जमा कर दूंगा। यह सुनकर एक पल के लिए दोनों बेटों की उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया हो। हरिप्रसाद जी भी शायद मन ही मन जान चुके थे कि उन्हें अभी किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए वे खुद ही अपने पैसे बैंक जाकर अपने खाते में जमा कराए। हरिप्रसाद जी रिटायरमेंट तो हो गए थे, मगर अब भी सुबह जल्दी उठ जाते और अखबार लेकर बैठ जाते। शुरुआत के दिनों में तो बहुओं ने भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोज सुबह टेबल पर उनका चाय नाश्ता और समय पर खाना भी पहुंचा देती थी। मगर एक महीने में ही दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली। पहले तो बुढ़ा ऑफिस के लिए निकल जाता था, वही अच्छा था। अब तो पूरे दिन इनकी सेवा करनी पड़ती है। न जाने कब प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, फिर हम हमेशा के लिए गांव भेज देंगे। जब दोनों बहुओं ने देखा कि हरिप्रसाद जी तो प्रॉपर्टी के बंटवारे की या रिटायरमेंट के पैसे आए उनके बंटवारे की कोई बात ही नहीं कर रहे थे, तो बहुओं ने ससुर जी की सेवा में आनाकानी करना शुरू कर दिया। रोज की तरह आज भी हरिप्रसाद जी सुबह जल्दी उठकर अखबार लेकर बैठ गए और बोले, सीमा बेटा, जरा मेरा नाश्ता तो लेकर आओ, मुझे फिर दवाई भी लेनी है। सीमा बोली,
पापा जी, इनकी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। अभी मैं इनके लिए टिफिन बना रही हूँ। आप अनीता भाभी से कह दीजिए आपका नाश्ता बनाने को। और सीमा झटपट रसोई में वापस चली गई। हरिप्रसाद जी ने अपनी बड़ी बहू अनीता को आवाज लगाई। थोड़ी देर तो अनीता आई ही नहीं, मगर हरिप्रसाद जी के कई बार पुकारने पर वह आई और बोली, पापा जी क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? हरिप्रसाद जी बोले, बेटा जरा मेरे लिए नाश्ता तो बना दे, मेरी दवाई का समय हो रहा है। अनीता बोली, पापा जी मैं तो इनके साथ ही अभी बाइक पर निकल रही हूँ। ये ऑफिस जाते जाते मुझे ब्यूटी पार्लर छोड़ देंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते, सीमा से बोल दीजिए। आज तो सुबह का नाश्ता ही नहीं मिला हरिप्रसाद जी को। उन्हें आज बिना नाश्ते के ही दवाई लेनी पड़ी। सीमा अपनी जेठानी अनीता से बोली, भाभी मुझसे तो इस बुढ़े की सेवा और नहीं होती। ना ये बुढ़ा हमें अपने रिटायरमेंट के पैसे दे रहा है और ना ही प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है। अनीता बोली, हाँ छोटी, हमें इस बुढ़े को इसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। एक भी काम नहीं करेंगे तब जाकर इस बुढ़े की अक्ल ठिकाने आएगी। दोनों बहुओं ने अपनी सूझबूझ से सलाह बना ली थी। दोनों बहुओं ने अब ठान लिया था कि जब भी हरिप्रसाद जी कोई काम करने को कहेंगे, बड़ी कहेगी छोटी को करने के लिए और छोटी कहेगी बड़ी को करने के लिए। कह दो। इस तरह हरिप्रसाद जी दोनों बहुओं के बीच में फंसकर रह जाएंगे और फिर अंत में उन्हें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन हरिप्रसाद जी को बहुत खांसी आ रही थी। उन्होंने बहुओं को आवाज लगाई कि कोई आकर उन्हें गर्म पानी दे जाओ। दोनों एक साथ आकर बोली, पापा जी रसोई यहीं बगल में ही तो है, कहाँ समय लगता है पानी लेने में। अब से खुद का काम खुद ही कर लिया कीजिए, बार बार हमें मत पुकारा कीजिए। हमें वैसे भी घर के अन्य बहुत सारे काम होते हैं। रिटायर आप हुए हैं, हम नहीं। हरिप्रसाद जी को बहू का यह बर्ताव कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे अपनी पत्नी कांता जी की तस्वीर देखकर रोने लगे और बोले, देख रही हो कांता, क्या हाल हो गया है मेरा। काश तो मुझे छोड़कर यूं जल्दी ऊपर नहीं जाती। हरिप्रसाद जी अतीत के गलियारों में खो गए। हरिप्रसाद जी और कांता जी के दो बेटे सुरेश और नरेन और एक बेटी आयशा थी। हरिप्रसाद जी पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करते, तब जाकर घर चलता था। हरिप्रसाद जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। हरिप्रसाद जी की माँ की एक किडनी खराब हो गई थी। उस समय भी हरिप्रसाद जी ने पैसों की परवाह न करते हुए अपनी माँ का अच्छे से अच्छी जगह पर इलाज करवाया। उस वक्त उनके सिर पर लाखों का कर्ज भी हो गया था। फिर भी इतना करते हुए भी वह अपनी माँ को न बचा सके। हरिप्रसाद जी के पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटा तुमने और बहू ने हम बूढ़ों की बहुत सेवा की है। देख लेना, एक दिन तुम्हारे बेटे और उनकी पत्नियां भी तुम्हारी खूब सेवा करेंगी। मगर आज अपनी ही बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर हरिप्रसाद जी को अपनी पत्नी कांता जी की बहुत याद आ रही थी और वह सोच रहे थे, शायद कलयुगी संतान ऐसी ही होती होगी, तभी तो आज मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दोनों बेटों की शादी के बाद अक्सर कांता जी हरिप्रसाद जी से कहा करती थी कि बेटे बहुओं में कुछ बदलाव सा हो चुका है। वे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे लोग हमें रखेंगे, मगर इनके मन में लालच है। तब हरिप्रसाद जी कांता जी की बातों को अक्सर टाल दिया करते थे और कहा करते थे, भाग्यवान, पता नहीं तुम औरतों को बेटों की शादी के बाद क्या तकलीफ हो जाती है। तुमको तुम्हारे घर में आई लक्ष्मी पर ही शक होने लगता है। मगर आज मुझे समझ आया कि कांता जी हमेशा सच ही कहा करती थी और मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। शायद कांता जान चुकी थी कि बुढ़ापे में कोई उनकी सेवा नहीं करेगा, तभी तो जल्दी ऊपर चली गई। काश कांता, मैं भी तुम्हारे साथ ही ऊपर आ जाता। कहते हुए हरिप्रसाद जी की आंखें फिर भर आई। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी तो सामने से बेटी आशा बोली, पापा कैसे हैं आप। हरिप्रसाद जी बेटी की आवाज़ सुनते ही खुशी से झूम उठे। वे बेटी को कोई चिंता देना नहीं चाहते थे, इसलिए बोले, ठीक हूँ बेटा। पापा आप आवाज़ से तो ठीक नहीं लग रहे, आशा ने कहा। हरिप्रसाद जी बोले, नहीं बेटा, बस ऐसे ही।
थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो गई है। आशा दूसरे शहर में रहती थी जो लगभग 4 घंटे की दूरी पर था। वह बोली, पापा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, मगर बच्चों की परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं, इसलिए अभी तो नहीं आ पाऊंगी। मगर आप समय पर दवाई लेते रहना और अपना ध्यान रखिएगा। हरि प्रसाद जी बोले, हाँ बेटा, तू मेरी बिल्कुल फिक्र मत कर। और उन्हें जोरदार खांसी आ गई। इतने में बड़ी बहू अनीता बोली, मुंह पर हाथ रखकर खांसी है पिताजी, घर में बच्चे भी हैं, कहीं आपकी वजह से हम में से किसी को खांसी हो गई तो? आपका क्या है, आपको तो घर पर रहकर आराम ही करना है, मगर हम सबको तो पूरे दिन काम करना होता है। बच्चों को स्कूल और पढ़ाई और हमें रसोई और घर संभालना होता है। आइंदा से खांसते समय मुंह पर हाथ रखकर खांसा कीजिए। छोटी बहू सीमा कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह बोली, पापा जी मैं तो कहती हूँ आप अपने कमरे से ज्यादा निकला मत कीजिए। हरिप्रसाद जी तो बेचारे अपने लिए सिर्फ गर्म पानी लेने आए थे। वह भी बहुओं को ही कहा था कि वे ही दे दें, मगर उन्होंने ही कहा था खुद से ले लिया करो, और अब इतना सुना रही थी वह अलग से। अगले दिन रविवार था। बेटे बहुओं ने घूमने का प्लान बनाया था। घर की वॉशिंग मशीन खराब थी, जिस वजह से हरिप्रसाद जी के बहुत सारे कपड़े धोने को जमा हो गए थे। हरिप्रसाद जी जानते थे बहुएं तो उनके कपड़े धोने वाली है नहीं, इसलिए खुद ही बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गए। जब दोनों बेटों ने हरिप्रसाद जी को बाथरूम में कपड़े धोते हुए देखा तो सुरेश बोला, पापा आपको हम दोनों भाइयों को अलग कर प्रॉपर्टी और पैसों में बंटवारा कर देना चाहिए था। अब देखो, दोनों बहुओं में से कोई भी आपकी सेवा करने को तैयार नहीं है। कम से कम सब कुछ हमें दे देते तो इसी बहाने हम लोग आपकी सेवा तो कर देते। छोटा बेटा नरेन बोला, हाँ पापा, आपने तो कहा ही था कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर देंगे, मगर 2 महीने हो गए आपका रिटायरमेंट हुए और आपने हमें अब तक कुछ भी नहीं दिया। हरिप्रसाद जी को बेटे बहुओं की मंशा समझ आ चुकी थी, तभी तो उन्होंने अब तक किसी को कुछ भी नहीं दिया था। वे चुपचाप अपने कपड़े धोते रहे। आखिर अब तो उन्हें सब कुछ समझ में आ ही गया था कि बेटे बहुओं की नज़र तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी और पैसों पर है। अभी जब इनके हाथ प्रॉपर्टी नहीं लगी है तो मेरा यह हाल कर दिया है। कल को अगर मैं इन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा तो यह मेरा क्या हाल करेंगे। हरिप्रसाद जी मन ही मन सोच रहे थे। इतना कह आशा हरिप्रसाद जी को अपने घर ले आई। थोड़े दिनों बाद बेटे और बहुएं यह सोचकर डर रहे थे कि कहीं पापा जी सारी प्रॉपर्टी और पैसे बेटी को न दे दें, और आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर खाली कराने के पेपर लेकर कोर्ट से एक आदमी जब उनके दरवाजे पर पहुंचा तो सभी का चेहरा ऐसा उतरा मानो काटो तो खून नहीं। वे चारों अपने पिताजी से माफी मांगने के लिए दौड़े दौड़े अपनी बहन के घर चले गए, मगर हरिप्रसाद जी बोले, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे लिए नहीं आए, मेरी प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में मुझसे माफी मांग रहे हो, मगर बेटी आशा के साथ रहकर मुझे मेरे बाबूजी की एक बात याद आ रही है। वे कहते थे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है हरिप्रसाद, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। यह बात 16 आने सच है। आज मेरी बेटी ने यह साबित कर दिया। और हाँ, तुम लोग जिस प्रॉपर्टी की लालच में यहाँ माफी मांगने के लिए आए हो उसका अब कोई फायदा नहीं है। मैंने मेरा सब कुछ अपनी बेटी और उसके बच्चों के नाम कर दिया है। कल तक तुम लोगों को मेरी पुश्तैनी मकान खाली कर देना होगा, फिर आगे मेरी बेटी की मर्जी, वह चाहे इसका जो करे। मेरे कहने को ही सिर्फ 2 बेटे हैं, मुझे रखने का फर्ज मेरी बेटी निभा रही है। यह सुनकर वह चारों हरिप्रसाद जी के पैरों में गिर पड़े, मगर हरिप्रसाद जी ने उन्हें माफ नहीं किया। दोस्तों, क्या बेटों की शादी के बाद उनका परिवार सिर्फ बीवी और बच्चों तक ही सीमित हो जाता है कि वे लोग अपने जन्मदाता के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं? शायद वे लोग ये भूल जाते हैं कि बुढ़ापा तो सबको आना है और जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।